जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो दोस्तों आज का हमारा जो ये प्रश्न है वो है MHI 102 मतलब मास्टर ऑफ हिस्ट्री का। प्रश्न यह है कि उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है? उपनिवेशवाद के विभिन्न दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उपनिवेशवाद जो शब्द है ना, उसका मतलब जानेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग बाकी आंसर को भूमिका के साथ निष्कर्ष तक देखेंगे। तो उपनिवेशवाद क्या है, इसको हम लोग एकदम सरल शब्दों में समझते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सरल शब्दों में एकदम समझेंगे, ठीक है? ताकि आप लोगों को उपनिवेशवाद का अर्थ जो है वो समझ में आए। बहुत सारे बच्चे इसका मतलब ही नहीं जान पाते हैं, इसलिए उन्हें बहुत तकलीफ होती है एग्जाम के समय, ठीक है? तो देखिए, उपनिवेशवाद वह व्यवस्था है जिसमें किसी शक्तिशाली विदेशी देश, जैसे कि मान लीजिए कोई भी विदेशी देश है, जो बाहरी कोई देश है, ठीक है? जैसे देश का नाम हो गया ब्रिटेन, फ्रांस, कोई भी एक देश है और किसी कमजोर देश पर, ठीक है? मतलब जो बहुत ही शक्तिशाली विदेशी देश है, वो क्या करता है, किसी कमजोर देश पर, जैसे भारत, अल्जीरिया, यहाँ पर मतलब उदाहरण के तौर पर रखा गया है। आप लोग किसी और कॉन्सेप्ट में इसको मतलब कर जाइएगा, ठीक है? तो कमजोर देश के ऊपर मतलब जब कोई भी शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है। मतलब कोई भी शक्तिशाली देश किसी भी कमजोर देश पर अपनी नियंत्रण जो है उसको स्थापित कर देता है। मतलब उस पूरे कमजोर वाले देश को शक्तिशाली देश पूरी तरह से हैंडल करता है, ठीक है? और उस देश की मतलब जो कमजोर देश है, उस देश की जितनी भी संपद है, जितनी भी प्राकृतिक संपद है, जितनी भी संपदा है, उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करता है, ठीक है? जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझा दूं, जैसे मान लीजिए एक समय में भारत बहुत कमजोर था। अंग्रेजों ने क्या, इंग्लैंड के मतलब जो लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, भारत पर उन्होंने शासन किया। किस तरह से? तो यहाँ पर देखिए, भारत के जितने भी संपत्ति थी, संपदा थी, प्राकृतिक संपत्ति थी, सारी की सारी चीजों को वे लोग भारत से लूट कर ले गए, इंग्लैंड, ठीक है? कभी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद वो सोने की चिड़िया भी उड़ गई। मतलब वे लोग सारी संपत्ति यहाँ से लेकर गए इंग्लैंड में, ठीक है? और वहां से पूरी तरह से भारत के ऊपर राज कर रहे थे। तो इसी को कहा जाता है उपनिवेश, ठीक है? यह न तो पूरी तरह पूंजीवादी व्यवस्था थी और न ही पूरी तरह पारंपरिक, बल्कि एक मिश्रित और विकृत व्यवस्था थी, ठीक है? मतलब किसी भी शक्तिशाली देश किसी दूसरे कमजोर देश पर जब अपनी नियंत्रण स्थापित करता है और उसे पूरी तरह से अपने हाथों में, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जैसे कब्जा कर लेता है उस देश के ऊपर, तो उसको हम लोग उपनिवेश बोलेंगे, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और इस उत्तर में जो हम लोगों को प्रश्न पूछा गया है उसकी भूमिका देखते हैं, ठीक है? तो देखिए, उपनिवेशवाद आधुनिक विश्व इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आज का विश्व इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उपनिवेशवाद। यह केवल किसी एक देश का दूसरे देश पर राजनीतिक शासन नहीं था, बल्कि एक पूरी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति और संस्कृति को विदेशी शक्तियों को हित में ढाल दिया गया। मतलब ये केवल एक राजनीतिक शासन नहीं था, बल्कि ऐसा था कि जिसके अंतर्गत पूरी उपनिवेश की जो अर्थव्यवस्था है वो विदेशी देशों के हाथ में सौंप दिया गया। मतलब दूसरे देश हैंडल कर रहे हैं सारी चीजें। औद्योगिक पूंजीवाद के विकास के साथ उपनिवेशवाद का उदय हुआ। औद्योगिक मतलब जैसे इंडस्ट्रियल सारी चीजें बढ़ी, उसी दौरान उपनिवेशवाद का भी उदय हुआ और इसने एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों को लंबे समय तक अविकसित बनाए रखा। मतलब इस उपनिवेशवाद के चलते क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे देश थे जो बहुत लंबे समय तक विकसित नहीं हो पाए, डेवलप नहीं हो पाए। तो उपनिवेशवाद को सही रूप से समझने के लिए विद्वानों ने इसके विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, ठीक है? और इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं भी बताए हैं जिसको हम लोग नीचे देख रहे हैं, ठीक है? तो विशेषताओं का विश्लेषण भी किया है। अब देखिए, उपनिवेशवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है? तो इसमें से पहला है विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में अधीनस्थ एकीकरण। मतलब उपनिवेशों को विश्व बाजार से जोड़ा गया है। जितने भी उपनिवेशवाद के देश हैं, मतलब उपनिवेश जितने भी हैं उनको विश्व का जो बाजार है उससे जोड़ा गया। लेकिन यह जो जुड़ाव है वो बराबरी का नहीं था
उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अधीनस्थ स्थिति में विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में शामिल किया गया। व्यापार और पूंजी के प्रवाह पर पूरा नियंत्रण औद्योगिक साम्राज्यवादी देशों के हाथ में था। मतलब यहाँ पर जो उपनिवेशों की जो अर्थव्यवस्था थी उसके अधीनस्थ विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में शामिल किया गया था उपनिवेशों को, ठीक है। और व्यापार और पूंजी के प्रवाह पर, मतलब जो प्रवाह व्यापार और पूंजी का जो प्रवाह चल रहा था उसमें पूरा नियंत्रण औद्योगिक साम्राज्यवादी देशों को दिया गया था, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर है असमान विनिमय। मतलब उपनिवेशवाद की एक केंद्रीय विशेषता असमान विनिमय थी। एक दूसरी इनकी विशेषता क्या थी कि लो मतलब जो भी चीज बंटन होती थी, ठीक है, मतलब जो भी चीज विनिमय होती थी वो असमान होती थी, मतलब समान तरीके से नहीं किया जाता था। तो उपनिवेश सस्ता कच्चा माल जैसे कपास, जूट, चाय आदि निर्यात करते थे। जो उपनिवेश देश है वो निर्यात करते थे, जबकि औद्योगिक जो देश थे वही कच्चा माल तैयार माल के रूप में महंगे दामों पर वापस बेचते थे, ठीक है। तो इस असमान व्यापार से लाभ मेट्रोपोलिस को हुआ और उपनिवेश गरीब होते चले गए। मतलब क्या करते थे, कम चीजों मतलब सस्ते चीजों को खरीदते थे, और वो जो औद्योगिक चीजें हैं, जो औद्योगिक वाला जो देश है वो क्या करता था, उसी कच्चे माल को अच्छे जिनिस में तैयार करके, अच्छा वस्त्र तैयार करके, अच्छी चीजें तैयार करके वो रिटर्न उन्हीं उपनिवेश देशों के पास बेचता था अच्छे दाम में, ठीक है। मतलब बहुत भारी दाम में बेचा जाता था। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम का असमान विभाजन। मतलब उपनिवेशवाद के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो श्रम का असमान विभाजन हुआ, ठीक है। इसमें और क्या हुआ कि औद्योगिक देशों में जो उच्च तकनीक है, उद्योग और उच्च वेतन था। जहाँ पे उच्च उद्योग है वहां पे उच्च वेतन था, ठीक है। मतलब और उपनिवेश में निम्न तकनीक, कृषि आधारित उत्पादन और कम वेतन था। जो उपनिवेश देश था उसमें क्या होता था, तकनीक की कमी थी, कृषि आधारित वो देश था, ठीक है। उसमें कम वेतन दिया जाता था लोगों को। तो भारत में रेलवे का विकास भी भारतीय उद्योग उद्योगों के विकास के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश उद्योगी की जरूरतों के अनुसार किया गया था। हमारा जो देश है भारत, इसमें जब विकास हुआ रेलवे का, ठीक है, रेलवे विभाग का जब विकास हो रहा था उसमें वो किस लिए किया गया था, उसमें ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज थे, उनके जरूरतों के हिसाब से इसका उद्योग को विकास की ओर ले जाया गया था। अगर उनको जरूरत नहीं पड़ती तो हमारे देश में रेलवे का जो विकास हुआ था वो और भी लेट हो जाता उसको होने में, ठीक है। चौथा नंबर है आंतरिक विघटन और बाहरी एकीकरण। मतलब भीतरी मतलब आंतरिक का विघटन मतलब हो गया आंतरिक भीतरी, ठीक है, भीतरी व्यवस्था में टकराव या फिर जो दिक्कतें आ रही थी। देखिए उपनिवेश बाहरी रूप से विश्व बाजार से जुड़े थे, लेकिन उनकी आंतरिक अर्थव्यवस्था कमजोर और विघटित हो गई थी। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनकी जो उपनिवेश जो देश हैं वो बाहरी तरफ से तो बाजार से जुड़ रहे थे, लेकिन अपने अंदर के अंदर खोखले हुए जा रहे थे। और क्या हो रहा था, देखिए उपनिवेशों की जो कृषि है और उद्योग जो है स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के बजाय जो मेट्रोपोलिस और विश्व बाजार का आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे हुए थे, ठीक है। पांचवा क्या है, देखिए धन और संपदा की निकासी। मतलब उपनिवेशों से कर, व्यवहारिक लाभ, प्रशासनिक खर्च और सेना के माध्यम से भारी मात्रा में धन बाहर भेजा गया। इस धन का उपयोग उपनिवेशों के विकास में न होकर साम्राज्यवादी देशों के औद्योगिक विकास में हुआ। मतलब जो उपनिवेशों से कर लिया गया, जो व्यापारिक लाभ हुए और जो प्रशासनिक खर्च जो हुआ जा रहा था सेना के माध्यम से, सारी चीजों को भारी मात्रा में धन जो था उसको बाहर भेजा जा रहा था। और जो धन का उपयोग था न उपनिवेशों के विकास में, मतलब धन का उपयोग उपनिवेश देशों के विकास में न होकर साम्राज्यवादी देशों के औद्योगिक विकास में हो रहा था। मतलब उसी शक्तिशाली देश के इंडस्ट्रियल चीजों को बढ़ाने में उस धन का प्रयोग किया जा रहा था, न कि उपनिवेश देश की, ठीक है। छठा नंबर क्या है, विदेशी राजनीतिक प्रभुत्व। मतलब देखिए उपनिवेशों पर विदेशी सत्ता का भी सीधा राजनीतिक नियंत्रण था। शासन, कानून और नीतियां उपनिवेशों के हित में नहीं बल्कि विदेशी शासकों के हित में बनाई जाती थी। मतलब जो शासन था, जो कानून था, जो नीति बनाई जा रही थी वो किसी भी कमजोर देश के हिसाब को रख कर, मतलब उसको दिमाग में रखकर नहीं बनाई जा रही थी। बस किसी भी हाल में ऐसा नियम बनाया जा रहा था कि शक्तिशाली देश कमजोर देश पर शासन कर सके।
ठीक है। 7वां नंबर क्या है, उपनिवेशवाद एक मिश्रित सामाजिक संरचना थी। देखिए, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था न पूरी तरह पूंजीवादी थी और न ही पूरी तरह पूंजीवाद पूर्व, मतलब पूंजीवादी थी भी नहीं और पूंजीवादी से बची भी नहीं थी। इसमें सामंतवाद, छोटे उत्पादक और पूंजीवादी उत्पादन संबंध एक साथ मौजूद थे, लेकिन नियंत्रण विदेशी सत्ता के हाथ में ही था। चाहे कुछ भी हो जाए, जितना सारा नियंत्रण था, सारी चीजें जिसको हम लोग कंट्रोल बोलते हैं, कंट्रोल फिर भी जो शक्तिशाली देश था उसी के पास रहता था। 8वां नंबर क्या है कि संघर्ष की प्रकृति राष्ट्रीय। देखिए, उपनिवेशवाद में शोषण पूरे समाज का था, न कि केवल किसी एक वर्ग का। मतलब उपनिवेशवाद में शोषण जो हो रहा था पूरे समाज का था, न कि किसी एक वर्ग का। इसलिए उपनिवेशों में संघर्ष की प्रकृति वर्ग संघर्ष के बजाय राष्ट्रीय संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष रही। ठीक है। अब देखिए, उपनिवेशवाद के विभिन्न दृष्टिकोण जो पूछे गए हैं उसको हम लोग भी कुछ पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो इसमें पहला है निर्भरता सिद्धांत। इसमें कुछ व्यक्तियों का नाम आता है जिनको आप लोगों के टेक्स्ट बुक में मिलेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आंद्रे गुंडर फ्रैंक, समीर अमीन, पाल वरान आदि विद्वानों के अनुसार ये बात कही जा रही है कि उपनिवेशवाद के जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, तो इसमें क्या कही जा रही है कि उपनिवेश राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी आर्थिक रूप से विकसित देशों पर निर्भर रहते हैं। मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता अगर उपनिवेश देशों को मिल भी जाती है, तब भी आर्थिक रूप से, मतलब पैसे की ओर से वो किसी भी विकसित देश के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। जब तक वे पूंजीवादी विश्व व्यवस्था का हिस्सा बने रहते हैं, तब तक उनका स्वतंत्र विकास संभव नहीं होता। यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए, जब तक वे पूंजीवादी विश्व व्यवस्था का हिस्सा बने रहेंगे, जो शक्तिशाली देश है उसका हिस्सा बने रहेंगे, तब तक उनका स्वतंत्र विकास नहीं हो पाएगा और उपनिवेशों का स्थानीय पूंजीवादी वर्ग विकास की जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ होता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे दूसरे नंबर पर, जिसमें है विश्व प्रणाली दृष्टिकोण। जिसमें देखिए, इमानुएल वल वालरस्टाइन, ठीक है, ये व्यक्ति का नाम है। इन्होंने पूरी दुनिया को 3 भागों में बांटा। पहला है केंद्र, मतलब जिसमें विकसित और शक्तिशाली औद्योगिक देश है। परिधि है, जिसमें उपनिवेश और अविकसित देश है। और तीसरी है अर्ध परिधि, मतलब भारत जैसे देश जो कुछ हद तक अपने हितों के लिए मोल तोल कर सकते थे। इन तीनों के बीच असमान विनिमय का संबंध बना रहा उपनिवेशवाद में। ठीक है। और तीसरा नंबर बिंदु है इसमें से सांस्कृतिक दृष्टिकोण। इसमें क्या है कि देखिए, कुछ व्यक्तियों का नाम है, जैसे फ्रेंच फैनो, अमिल्कार काब्राल और एडवर्ड साइड ने बताया कि उपनिवेशवाद केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं है था, ठीक है, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक प्रभुत्व भी था। इसने उपनिवेशों की संस्कृति, पहचान और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाया। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर, जिसमें भारतीय दृष्टिकोण, मतलब बिपिन चंद्र के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है कि बिपिन चंद्र ने उपनिवेशवाद को औपनिवेशिक संरचना, औपनिवेशिक राज्य और औपनिवेशिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में समझाया। उनके अनुसार वैश्विक आधुनिकीकरण का उद्देश्य भारत का विकास नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। मतलब औपनिवेशिक आधुनिकीकरण का जो उद्देश्य था वो भारत को विकास करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ब्रिटिश शासन को और मजबूत बनाने के लिए उस औद्योगिक सिस्टम का विकास किया गया था। ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इस प्रकार उपनिवेशवाद केवल विदेशी शासन नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित शोषणकारी संरचना था। इसकी प्रमुख विशेषताओं में अधीनस्थ एकीकरण, असमान विनिमय, धन की निकासी और विदेशी राजनीतिक प्रभुत्व शामिल थे। ठीक है। इसमें निर्भरता सिद्धांत, विश्व प्रणाली दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विश्लेषण और भारतीय विद्वानों का अध्ययन यह स्पष्ट करते हैं कि उपनिवेशवाद ने उपनिवेशों में विकास नहीं बल्कि अविकास को जन्म दिया था। ठीक है। इसी शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध उपनिवेशों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का उदय हुआ था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलते रहे। ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।